रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। व्हीटस्टोन ब्रिज को समझते हैं। प्रीवियस लेक्चर क्रिचर्स वोल्टेज लॉ, क्रिचर्स सर्कुलर लॉ ये हमने डिस्कस किया था। बेसिकली व्हीटस्टोन ब्रिज आपको क्रिचर्स वोल्टेज लॉ से समझ आएगा। तो अगर किसी ने क्रिचर्स वोल्टेज लॉ नहीं समझा तो पहले वो उसको पढ़ ले, ठीक है, या किसी भी तरह के कहीं से वीडियो देख ले, किसी से समझ ले, देन व्हीटस्टोन ब्रिज के ऊपर आए और व्हीटस्टोन ब्रिज को समझे। व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? चार्ल्स व्हीटस्टोन ने एक एक्सपेरिमेंट किया। वो एक्सपेरिमेंट क्या था कि सर अगर किसी सर्किट में एक से ज्यादा रजिस्टर है और उसकी रजिस्टर अननोन है, उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो वो कैसे फाइंड की जाए। तो व्हीटस्टोन ब्रिज जो चार्ल्स व्हीटस्टोन है उसने इस चीज के एनेबल किया कि सर आप किसी अननोन रजिस्टर की रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ। तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ यहाँ पे यूज होगा, ठीक है, और आपके पास यूज होगा जनरल तौर पे डायग्राम के थ्रू। तो बेसिक सबसे पहले इसकी डायग्राम समझनी है। डायग्राम के बाद अगर डायग्राम समझ आ जाती है तो किर्चॉफ्स वोल्टेज लॉ अप्लाई करके हम इसमें एंटर हो जाएंगे और इजीली तौर पे सॉल्व कर देंगे। और सेकंड चीज इस टॉपिक की है बैलेंस कंडीशन। जब तक बैलेंस कंडीशन नहीं होगी तब तक टॉपिक कंप्लीट नहीं हो सकता, ना ही आपको समझ आएगा सही तरीके से। तो आपने बैलेंस कंडीशन समझनी है कि बैलेंस कंडीशन क्या है। सबसे पहले आपको डायग्राम के थ्रू चीजें समझाता हूँ। सबसे पहले डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। डायग्राम कैसे बनानी है? ये चार रजिस्टर्स लगाने हैं आपने, एक, दो, तीन, चार। चार रजिस्टर अप्लाई कर लें। एक, दो, तीन, चार। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ। रजिस्टर्स अप्लाई कर दिए। रजिस्टर अप्लाई करने के बाद इस पॉइंट को आपने इस पॉइंट से जोड़ देना है। एक्चुअली तौर पे ये दो पॉइंट्स को आपने कनेक्ट किया है। तो सर अगर प्रैक्टिकल लाइफ में देखें, अगर दो चीजों को जो कनेक्ट करना हो तो ब्रिज यूज किया जाता है, ठीक है। आप किसी नहर के ऊपर से जा रहे हैं या रोड क्रॉसिंग बनी होती है, सर वो क्या होता है, ब्रिज होता है एक्चुअली, कि दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे भी आपने दो पॉइंट्स को कनेक्ट कर दिया है ब्रिजिंग के लिए। उसके बाद हमें पता सर यहाँ से करंट भी देंगे हम, जरूरी, जाहिर सी बात है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब ये पॉजिटिव नेगेटिव करंट, सबसे पहली चीज यहाँ पे समझ लो, पॉजिटिव नेगेटिव करंट ये बता रहा है आपको कि सर इसमें करंट की जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज है, क्योंकि पॉजिटिव यहाँ से फ्लो करेगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो अगर क्लॉक को देखें तो ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको करंट की डायरेक्शन खुद ब खुद पता चल गई। ये जो ब्रिजिंग है, इस ब्रिजिंग के बीच में उन्होंने गिलवानोमीटर या वोल्ट मीटर कनेक्ट किया जाता है। फिर ये आपके पास आ गया R1, R3, R2, R4, 1, 2, 3, 4। ये आपके पास चार रजिस्टर्स आ जाते हैं, R1, R2, R3 और R4। ये डायग्राम कंप्लीटेशन हो गई हमारी। डायग्राम में कोई चीज नहीं रहेगी। हाँ, करंट आइडेंटिफाई करने हैं। करंट आइडेंटिफाई करने का मतलब सर इस लूप में जो करंट होगा उसको मैं नेम दे रहा हूँ I1 का। इस लूप में जो करंट होगा उसको मैं नेम दे रहा हूँ I2 का। और यहाँ पे जो करंट गुजरा है वो I3 है, इस एरिया में। तो तीन करंट्स हैं, I1, I2, I3। ये इसकी जनरल डायग्राम है। और मजीद अगर इसको पोटेंशियल्स प्रोवाइड करने हैं A, B, C, D, ये आप टर्मिनल्स को नाम दे सकते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं। इसमें नेसेसिटी नहीं है कि सर नादरा की स्टैंप पे यही नाम देने हैं। तो डायग्राम समझ आ गई। डायग्राम जब बना ली, अब जो मैंने आपको चीज बताई थी, क्या कंडीशन है, बैलेंस कंडीशन क्या है? बैलेंस कंडीशन ये कहती है व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए कि सर जो गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट है वो जीरो होगा। गैल्वानोमीटर में से गुजरने वाला करंट जीरो होगा। सेकंड, इसी चीज का दूसरा मतलब दूं तो ये कहता है गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा इस पूरे प्रोसीजर में। ये बात आपको याद रखनी है। गैल्वानोमीटर कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा, गैल्वानोमीटर से गुजरने वाला करंट जीरो होगा। अब ऐसी कौन सी कंडीशन होगी कि सर इसमें से गुजरने वाला करंट जीरो हो जाए और ये कंडीशन बैलेंस्ड हो जाए, या गैल्वानोमीटर रिफ्लेक्शन शो ना करे? तो हमें ये देखना है कि सर इनमें से कौन से करंट गुजर रहे हैं इस गैल्वानोमीटर में से। जो करंट इस गैल्वानोमीटर से गुजर रहे हैं उनको हमें देखना है कि वो बैलेंस कैसे हो सकते हैं, कैसे हैं। सबसे पहले ये देखें गैल्वानोमीटर में से कौन से करंट गुजर रहे हैं जो हम ये कह रहे हैं डिफ्लेक्शन ना शो करे। डिफ्लेक्शन तब भी शो नहीं ना करेगा जब एंटर और लीव होने वाले करंट दोनों सेम होंगे।
यही एक कंडीशन हो सकती है। तो अब देखें गैल्वेनोमीटर से ये दो करंट गुजरेंगे I1 और I2। तो इसके लिए मैं कंडीशन आपको पहले यहां पर लिख देता हूं कि सर I1 माइनस I2 इक्वल्स टू 0। और अगर यहां से हम देखेंगे तो यहां पे आएगा I1 इक्वल्स टू I2। ये बैलेंस कंडीशन है कि सर तब ही गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन नहीं होगी जब I1 और I2 सेम हो जाए। ये बैलेंस कंडीशन है, ठीक है। टॉपिक के कॉन्सेप्ट से साथ समझना है, स्टेप बाय स्टेप समझना आना शुरू हो जाएगा। अब आ जाओ इस पे किर्चॉफ वोल्टेज लॉ को अप्लाई करते हैं। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ में एक चीज आपको और सिखाई थी कि सर जब भी करंट रेजिस्टेंस में से गुजरेगा तो नेगेटिव साइन आ जाएगा। कौन सा साइन आ जाएगा? नेगेटिव साइन। अब इसको सोल्व करना स्टार्ट करते हैं। हम क्या करते हैं, सबसे पहले लूप डिसाइड करते हैं। पहले लूप यूज करें ए बी डी ए। तो सर फॉर लूप ए बी डी ए, यहाँ पे हम लिख लेते हैं केवीएल का वोल्टेज लॉ, ओहो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। लूप ए बी डी ए में अब हमें फाइंड आउट करना शुरू करना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करते हैं, क्योंकि सर करंट की डायरेक्शन यूं चल रही है ऐसे। तो पहले मैं इस रजिस्टर से फाइंड करता हूं। अब इस रजिस्टर में से R3, ठीक है। अब ये देखें इस रजिस्टर में I1 गुजर रहा है, एंटर हो रहा है, लेकिन इस रजिस्टर में I3 भी होगा जो क्या कर रहा होगा, लीव। I1 की डायरेक्शन है यू, I3 की डायरेक्शन है यू। तो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ मुझे ये समझाता था कि सर एंटरिंग जो एंटरिंग करंट है दैट इज ग्रेटर फ्रॉम द लीविंग करंट। एंटरिंग करंट जो है वो लीविंग करंट से ज्यादा होगा। तो सर I1 माइनस I3 आ जाएगा। और नेगेटिव साइन क्यों आएगा? क्योंकि सर करंट रजिस्टर में से गुजरे। इसके बाद ये करंट यहां से फ्लो होकर, क्योंकि ये लूप डिसाइड किया हुआ, यहाँ इस तरफ को जाएंगे हम लोग, इस तरफ को जाएंगे तो हमारे पास अगेन माइनस। अब यहां पे देखें I1 एंटर हो रहा है और I2 लीव हो रहा होगा। ये करंट की डायरेक्शन चल रही है सर, ये 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 ये। अब यहां पे इस लूप में चूंकि I2 है, ये I2 इस वक्त लीव हो रहा होगा और I1 इसमें एंटर हो रहा होगा। I1 एंटर हो रहा है, तो I1 एंटर हो रहा है, I2 लीव कर रहा, तो मेरे पास आ जाएगा I1 माइनस I2 R जी रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। फिर नेगेटिव साइन, ये करंट यहाँ पे चले जाएगा, यहाँ से I1 फ्लो करता हुआ इस पॉइंट पे आ जाओगे आप। इस पॉइंट पे जब आओगे तो ये सिंपल आ जाएगा I1 R1, क्योंकि इस लूप में और कोई करंट नहीं चल रहा। तो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ कहता था अच्छा जितने करंट्स एंटर हो रहे हैं, जितने लीव कर रहे हैं, या सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इक्वल्स टू 0। पोटेंशियल किसके इक्वल होता है? हम क्या समझाता है, V इक्वल्स टू IR। सर इसलिए हम इसको IR की फॉर्मेशन में लिख रहे हैं। किर्चॉफ वोल्टेज लॉ ये कहता है कि सम ऑफ ऑल द पोटेंशियल्स इक्वल्स टू 0। ये पहली इक्वेशन बना ली। अब डिसाइड करते हैं लूप दूसरा, लूप BCDA, BCD, यहाँ BCDC लिख लेते हैं, ठीक है। अगेन सर यहां से करंट की फॉर्मेशन चेक करते हैं। अब इस लूप में जो करंट एंटर हो रहा है वो I2 है, आपको पता है, और जो लीव कर रहा है वो कौन सा है? I3 है। I2 माइनस I3, I2 माइनस I3 अगर हो गया है तो रजिस्टर कौन सा है? R4, और साइन किसका आ गया? नेगेटिव का। फिर माइनस, ये करंट यहां से आएगा, इधर एंटर हो जाएगा करंट। यहाँ पे अब I2 एंटर हो रहा है, I1 लीव कर रहा है, तो सर I2 माइनस I1 रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर माइनस, और यहां से वापस यहाँ पे आएंगे तो ये आ जाएगा I2 R2 इक्वल टू 0। सिंपल। अब ये दो इक्वेशंस आ गई हैं। अब इन दो इक्वेशंस में आपको यहां से बैलेंस कंडीशन अप्लाई कर देनी है। बैलेंस कंडीशन मैं आपको पहले समझा चुका हूं क्या थी, ठीक है। अब जब बैलेंस कंडीशन अप्लाई करेंगे मतलब I1 I2 के इक्वल, यहाँ पे जहां पे I1 I2 आ रहा है वहां पे सारी चीजें सेम करते हैं। अच्छा ये आ गया नेगेटिव R3 I1 माइनस I3 माइनस, अब आपकी मर्जी, आप I2 कर ले I3 कर ले, मैं सबको I2 कर देता हूँ, I1 वालों को भी। ये आ जाएगा I2 इस पहली इक्वेशन पे माइनस I2 R2 R1 सॉरी इक्वल टू 0। फिर इसके बाद ये तो होगी पहली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन को मैंने इस तरह सोल्व कर दिया। अब ये वाली इक्वेशन को देखते हैं। ये वाली जो इक्वेशन है इसमें I2 पहले से है माइनस I3 R4 माइनस I2 माइनस I2 RG माइनस I2 R2 इक्वल्स टू 0।
मैंने जहां पे I1 था वहां सारा I2 पुट कर दिया है, इन दोनों इक्वेशंस को एलैबोरेट करके लिख दिया मैंने। ये कह लेते हैं इक्वेशन 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। ठीक है, ये 3 इक्वेशन मैंने बना दी है। अब देखें इसमें यहाँ पे ये जो पहली इक्वेशन थी ये वाली RG वाली, ये सारी क्या हो जाएगी जीरो, क्योंकि I2 माइनस I2 सम जीरो हो जाएगा। यहाँ से ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा। आपके पास रिमेनिंग बच रहा है -R3 I1 माइनस I3, यहाँ पे I1 था, सॉरी यहाँ पे भी I2 करना था, I2 माइनस I3 माइनस I2 R2 इक्वल टू जीरो, और इस इक्वेशन में आपके पास बच रहा है -R4 I2 माइनस I3 माइनस I2, यहाँ R1 आना था, यहाँ R2 आना था, इक्वल टू जीरो। ये इक्वेशन 5 आ जाएगी, ये इक्वेशन 6 आ जाएगी। अब ये दो इक्वेशंस बच गई हैं, इन दोनों इक्वेशंस में ये वाली वैल्यू मैं उस साइड पे ले जाऊंगा, उस साइड पे लेके जाके इसका मजीद सोल्व कर दूंगा। मैं देख लूँ आपका बोर्ड कहाँ तक आ रहा है। ओके, हमारे पास स्पेस है अभी। अब ये दो वैल्यूज यहाँ पे लिख रहा हूँ, -R3 I2 माइनस I3 इक्वल्स टू I2 R1, और नीचे वाली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी -R4 I2 माइनस I3 नेगेटिव पॉजिटिव I2 R2। सर अब इन दोनों इक्वेशंस को आपने डिवाइड कर देना है। जब इन दोनों इक्वेशंस को आप डिवाइड कर दें, यहाँ पे अगर डिवीजन लगा दूं इस तरह, तो सर ये कट गया, ये पूरा फैंस कट गया, ये कट गया, आपके पास रिमेनिंग आंसर क्या बच जाएगा, यू विल बी गेट R3 ओवर R4 इक्वल्स टू R1 ओवर R2। तो सर हमें जो इस सर्किट में ना, ये जो R4 रेजिस्टेंस थी ये अननोन थी, ये अननोन रेजिस्टेंस थी, मुझे अननोन। तो अननोन रेजिस्टेंस जो है R1 ओवर R2 R3 ओवर R4, ये बेसिकली तौर पर मुझे प्रूव करना था व्हीटस्टोन ब्रिज के फॉर्मूले में कि सर R4 अगर निकाला जाए तो R4 या R1 जो भी निकालना है आपको, या R3 ओवर R4 इक्वल्स टू R1 ओवर R2। तो ये बेसिकली सारा व्हीटस्टोन ब्रिज के अबाउट कॉन्सेप्ट है जो हमें गेट किया है कि सर कैसे व्हीटस्टोन ब्रिज से किसी अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ किर्चॉफ वोल्टेज लॉ। ठीक है, तो किर्चॉफ वोल्टेज लॉ को आपने अंडरस्टैंड पहले कर लेना है और देन व्हीटस्टोन ब्रिज को समझना है। होपफुली ये आपको समझ आ गया होगा, अंडरस्टैंड हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक भी बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।